हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर एक जीएसटी का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जीएसटी जैसा हम लोग नाम से जानते हैं सर, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कि सर जो भी आप गुड्स या सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है, तो उस टैक्स को बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर दो तरह का टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप इनकम टैक्स के रूप में भरते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम बोले सर इनडायरेक्ट टैक्स उस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं जो कि हम लोग जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं उस पे जो टैक्स देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो कंज्यूमर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसके ऊपर आता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, वो सामान बनाता है और उस सामान को रिटेलर को बेच देता है, फिर रिटेलर हम कस्टमर को बेच देता है। तो जानते हैं हर स्टेज पे टैक्स लगता है। मतलब जब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सामान बेचता है तो मैन्युफैक्चरर रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाता है, फिर रिटेलर हमको बेचता है तो रिटेलर मेरे ऊपर टैक्स लगा देता है। तो हम बोल रहे सर जो टैक्स मेरे ऊपर लगा होता है अल्टीमेटली हम तो किसी को बेच नहीं रहे होते, हम तो कंज्यूमर है, हम ही उस गुड्स को यूज कर लेंगे। तो जो कंज्यूमर होता है वो जो टैक्स का पैसा पे करता है एक्चुअली सारा टैक्स उसी के ऊपर आता है। तो उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, की जिसमें कंज्यूमर को टैक्स बियर करना पड़ जाए वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग के देश में डायरेक्ट टैक्स बहुत लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है। भारत में रहने वाला हर एक इंसान टैक्स देता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स के रूप में, और इनडायरेक्ट तो सबको देना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी आप खरीदिए, हर चीज में आपको टैक्स लगा हुआ दिखेगा कि हाँ सर जब बिल आता है तो उसमें जीएसटी लिखा हुआ होता है। जैसे आप किसी होटल में जाइए तो वहां भी जीएसटी लग रहा होता है। कोई सर्विस लीजिए, इवन आप टिकट भी कटाते हैं तो उसमें भी क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है जीएसटी के नाम से। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स मेनली उनको इफेक्ट करता है जो कि उस गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप आगे बेच दीजिएगा तो आपको टैक्स का बर्डन फील नहीं हुआ क्योंकि आप टैक्स किसी और से कलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे जब रिटेलर होलसेलर से सामान खरीद के लाता है या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के लाता है तो रिटेलर टैक्स भरता है, लेकिन रिटेलर को वो टैक्स महसूस नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि जैसे हम इस सामान को बेचेंगे हम कस्टमर से वो टैक्स का पैसा वसूल कर लेंगे। तो टैक्स का अल्टीमेटली जो इफेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का वो किस पे आता है, अल्टीमेट कंज्यूमर पे। तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसका इफेक्ट जो है अल्टीमेट कंज्यूमर पे आएगा। उसके बाद जीएसटी से पहले, जब जीएसटी देश में नहीं था तो जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे। जैसे वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था। इन सभी को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया कि अलग अलग होने से बेहतर है कोई एक ही सिस्टम हो। तो जीएसटी क्या हो गया, हम बोले सर जीएसटी जो है वो सबसम्ड कर दिया। मतलब पहले के जो सिस्टम में टैक्सेशन के सिस्टम थे उन सभी को रिप्लेस करके कौन आ गया है, जीएसटी आ गया है। उसके बाद जीएसटी जो होता है उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो कंज्यूम कर लेगा टैक्स का बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा। अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो टैक्स का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल समझाते हैं आपको हम। एक एग्जांपल लिखे, एक मैन्युफैक्चरर है जो 100 रुपए में सामान को बेचा। किसको बेचा, हमने सर रिटेलर को बेचा। जब वो रिटेलर को बेचा तो वो उसके ऊपर जीएसटी लगाया 12% का। कितना रेट लगाया, 12%। तो हमने सर 100 रुपया पे 12%, 12 रुपया, 112 रुपया में वो सामान किसको भेज दिया, रिटेलर को। अब इसमें जो 12 रुपया है जो मैन्युफैक्चरर जीएसटी लगाया, जैसा हम लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर टैक्स लेने का अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का। तो टैक्स का जो पैसा है 12 रुपया, क्या ये मैन्युफैक्चरर के पॉकेट में जाता है, नहीं, ये गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर ये 12 रुपया किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। जो वो कलेक्ट करके रख लिया है वो टैक्स का पैसा बाद में वो किसको देगा, गवर्नमेंट को। तो हम बोल सकते हैं कि सामान बेचने के समय जो टैक्स मिलता है वो लायबिलिटी है। हम बोले हाँ,
मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच रहा है तो मैन्युफैक्चरर वो टैक्स का पैसा कलेक्ट कर लिया, तो बेचने के समय, इनकम जनरेट करने के समय जो टैक्स लेते हैं वो लायबिलिटी बन जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं सर ये आपका आउटपुट है। इनकम कमाने के समय जो टैक्स लग रहा है वो क्या है? आउटपुट। कि सर बेच रहे हैं, आउट, सामान बाहर जा रहा है, उस पर जो टैक्स मिलता है वो टैक्स आपका नहीं है, गवर्नमेंट का। हम बोले हाँ, तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट के नाम से कहलाता है कि सर ये जीएसटी जो है ये आउटपुट नेचर का, और ये क्या है? लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि सर गवर्नमेंट का टैक्स है, आप सिर्फ एजेंट हैं कि हां हम रिटेलर से टैक्स कलेक्ट कर लिए, हम कलेक्टर हैं, हम कलेक्ट कर लिए हैं, बाद में गवर्नमेंट में जमा कर देंगे। तो जब हम टैक्स का पैसा रिटेलर से लेके अपने पॉकेट में डालते हैं तो हमको पता होता है कि ये पॉकेट में पड़ा हुआ 12 रुपया जो है गवर्नमेंट का है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को ये पैसा लौटा देंगे। अब रिटेलर के पास जब ये सामान आता है तो वो बोलता है मेरे पास सामान का कीमत है 100 रुपया और इस पे टैक्स भरे हैं कितना? 12 रुपया। तो रिटेलर बोलता है कि जब हम सामान खरीद के लाएं उस पे जो टैक्स लगा है वो है इनपुट जीएसटी। आप बात समझ रहे हैं? बेचने के समय जो टैक्स लगता है जीएसटी का वो आउटपुट, खरीदने के समय जो लगता है वो इनपुट। इनपुट क्यों? हम बोले सर जो इनपुट टैक्स होता है वो खरीदने के समय लगता है, इसका आपको बाद में बेनिफिट, आपको क्रेडिट मिल जाता है। सर कैसे मिलता है वो बस समझेंगे हम लोग। अभी आप ये समझिए, दो बात समझाएं कि सर एक होता है आउटपुट जीएसटी, एक होता है इनपुट जीएसटी। आउटपुट कब लगता है? जब आपको इनकम होता है, और इनपुट का जीएसटी कब लगता है? जब आपको एक्सपेंस होता है, जब आप खर्चा कर रहे होते हैं। तो सर रिटेलर के पास सामान आया 100 रुपया का और उस पर 12 रुपया का वो क्या दिया था? जीएसटी दिया था। ये बात रिटेलर के दिमाग में बैठा हुआ है। अब रिटेलर उसमें अपना 50 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर जब वो सामान बेचेगा तो प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा। तो बोला कि सर 150 रुपया हो गया दाम। अब इस 150 रुपया पे फिर क्या लगने वाला है? जीएसटी। तो हमने सर 12% के हिसाब से कितना लगेगा? 150 रुपए पे 18 रुपया, क्योंकि अब ये बेच रहा है तो इसको इनकम होगा। तो हमने सर ये 18 रुपया क्या है? ये 18 रुपया आपका आउटपुट जीएसटी। अभी हम लोग सीखे थे खरीदने के समय, खर्चा करने के समय जो जीएसटी लगता है वो है इनपुट, और बेचने के समय जो टैक्स लगता है वो है आपका आउटपुट। तो इनकम के समय जो आपको जीएसटी लगेगा वो आउटपुट है, और एक्सपेंस के समय जो जीएसटी लगेगा वो इनपुट है। इसका फायदा क्या है? हम देखिए फायदा ये है कि मैन्युफैक्चरर को 12 रुपया गवर्नमेंट को देगा, रिटेलर आएगा तो रिटेलर बोलेगा 18 रुपया हम भी गवर्नमेंट को देंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि 12 रुपया तुम जो मैन्युफैक्चरर को टैक्स दिया था वो पैसा हमको मैन्युफैक्चरर दे दिया है, तुमको 18 देना था, 12 तो अपना कटवा लो। इसका मतलब यह हुआ कि सर इनपुट का आपको बेनिफिट गवर्नमेंट दे देती है, जिस कारण से टैक्स का बर्डन प्राइस पे नहीं पड़ता है। जैसे आप ध्यान से सोचिएगा कि सर जो रिटेलर है वो तो सर 12 रुपया का टैक्स पहले दे चुका था मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि जब वो मैन्युफैक्चरर सामान खरीद के लाया था तब भी टैक्स दिया, और जब वो बेच रहा है तो टैक्स कलेक्ट करके लाएगा किससे? कस्टमर से, और 18 रुपए फिर गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, एक ही चीज के ऊपर हर स्टेज पे डबल डबल टैक्स थोड़ी लेंगे। 18 रुपया में आखिरकार जो टैक्स बना है 18 रुपया में, उसमें से 12 रुपया का जो इनपुट है, क्योंकि ये इनपुट तो यहां पे कलेक्ट हो ही चुका होगा मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बोलती है ये 12 तो मिल चुका, इसको हटा दो, उसको सेटअप कर लो, तुम एक्स्ट्रा जो दाम बढ़ाया है सिर्फ उस पर जो टैक्स बन रहा है वो दो। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो 150 रुपए का सामान है उसमें 50 रुपए आप किस चीज का जोड़ लिए हैं? प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट बढ़ने के कारण आपका टैक्स का पैसा बढ़ गया। तो हम बोले सर 18 रुपया जो हो रहा है, 100 रुपया पे 12 रुपया था, तो 50 रुपए पे 12%, 6 रुपए एक्स्ट्रा जो बना है वो आपके प्रॉफिट जोड़ने के कारण बना है। अगर हम प्रॉफिट ना जोड़े और कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेच दें तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो टैक्स दे चुके थे मैन्युफैक्चरर को। तो जो हम लोग का आउटपुट और इनपुट का कॉन्सेप्ट है, तो आउटपुट एक तरह का लायबिलिटी है और इनपुट क्या है? एक तरह का एसेट्स है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में आउटपुट का पैसा कम कराने में हेल्प करेगा, ये सेटअप करा देता है।
तो जो रिटेलर है वो बोलेगा 12 रुपए जो हम खरीदने के समय दिए थे वो इनपुट मेरे आउटपुट के साथ सेटअप हो जाएगा। ऐसा करने से सामान का जो दाम होता है वो इंक्रीज नहीं करता है ड्यू टू टैक्स। तो सर जो एक्स्ट्रा 6 रुपया बच रहा है वो क्या? बोले हाँ, एक्स्ट्रा जो 6 रुपया बच गया सेटअप होने के बाद वो आउटपुट है, ये पैसा रिटेलर को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि सर जो 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया, बढ़ा के वो लिया था दाम, 50 रुपए का प्रॉफिट जोड़ लिया था, उसका टैक्स का पैसा मांग रहा है गवर्नमेंट। ठीक बात। तो इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग खरीदते हैं, जब खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, उस समय जो जीएसटी लगता है वो होता है मेरा इनपुट जीएसटी, और वो मेरे लिए एक तरह का एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? क्योंकि फ्यूचर में आप उसको सेटअप करा सकेंगे आउटपुट के साथ। आउटपुट क्या है? हम बोले सर आउटपुट जब आपको इनकम होता है तो आप उसका टैक्स जो कलेक्ट कर लेते हैं दूसरे पार्टी से, जैसे मैन्युफैक्चरर जब सामान बेचता है तो इनकम होता है, तो इनकम के ऊपर जो टैक्स वो कलेक्ट कर लेता है रिटेलर से, उसको वो आउटपुट के नाम से लिखता है, क्योंकि वो पैसा उसको गवर्नमेंट को देना होता है। इसलिए आउटपुट जीएसटी क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। इनपुट जीएसटी क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। हम बोले ओके। फिर इनपुट और आउटपुट का आप सेटअप कर सकते हैं, मतलब आप उसको क्रेडिट ले सकते हैं इनपुट का आउटपुट के साथ। तो सेटअप कैसे होगा? हम बोले सर आप जो सामान खरीद के लाए हैं उसको तो टैक्स भर चुके थे, फिर अगर आप उस सामान को बेच दीजिएगा तो फिर से आपको टैक्स कलेक्ट कर लीजिएगा जिसको आप बेचे हैं उससे। तो जो कलेक्ट किए हैं इनकम का आउटपुट और एक्सपेंस का इनपुट, दोनों को आप एडजस्ट करके जो फाइनली बच जाएगा, अगर मान लीजिए आउटपुट बच गया तो ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सर मान लीजिए अगर इनपुट बच जाता तो इनपुट का पैसा बड़ा होता, आउटपुट का छोटा होता। हम बोले अगर ऐसा होता तो इनपुट का पैसा आपके पास पड़ा रहता एसेट साइड में, क्योंकि वो एक एसेट्स है आपके लिए। फ्यूचर में जब भी आउटपुट होगा इनपुट सेटअप करा लेंगे। यहां तक का बात ठीक? हमने सर फिर रिटेलर को किसको बेच दिया? कस्टमर को, मतलब हम लोग जो बेच दिया। हम लोग बोले सर 150 रुपया सामान का दाम था, 18 रुपए का जीएसटी, 168 रुपीज मेरे लिए दाम बन गया। क्योंकि हम लोग कौन है? अल्टीमेट कंज्यूमर। तो जो टैक्स का बर्डन है वो किस पे पड़ेगा? सब मेरे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम तो किसी और को बेचेंगे नहीं, हम तो कंज्यूम कर लेंगे। तो सारा टैक्स जो 18 रुपया है वो किसको बियर करना पड़ा? हम बोले सर वो कस्टमर को बियर करना पड़ा जो आगे सामान नहीं बेचेगा। तो उसी बात को हम लोग यहां पे लिखे हैं, आइए पढ़ते एक करके समझते हैं। लिखे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which has subsumed multiple indirect taxes in India such as VAT, excise duty, service tax। तो सर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसके अंदर मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ लिया गया है, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इस सबको। दूसरा लिखे हैं अंडर जीएसटी टैक्स इज लेविड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। मतलब हम बोले सर जो जीएसटी के अंदर टैक्स लगता है वो आपका तभी लगता है जब आप सामान का दाम को बढ़ाएं। जैसे आप देखिए 100 रुपया का सामान बेचा गया था रिटेलर को, रिटेलर जैसे ही उसमें दाम जोड़ा, प्रॉफिट को जोड़ लिया, तब जाकर के आपका क्या लगा? जीएसटी का अमाउंट। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये 50 रुपया नहीं होता तो सर अगर हम 100 का चीज 100 में बेचते तो जीएसटी 12 रुपया बनता। तो 12 रुपये का इनपुट, 12 रुपये का आउटपुट टैक्स लगता ही नहीं, फिर तो जीरो हो जाता। लेकिन जैसे ही हम दाम बढ़ाएं तो जीएसटी बढ़ा हुआ दाम पे लगा। जो एक्स्ट्रा दाम आप जोड़े हैं जीएसटी सिर्फ उसके ऊपर लग रहा है। आप देख भी पा रहे हैं, हाँ सर हम जो 50 रुपया बढ़ाए हैं, जो इंक्रीज हुआ है दाम 50 रुपीज, उसी का तो 12% 6 रुपया आ रहा है। वरना 12 रुपए का इनपुट था, अगर हम दाम नहीं बढ़ाते तो 12 रुपए का आउटपुट होता, कैंसिल होकर जीरो हो जाता। तो वही बात यहां लिखे हैं कि जीएसटी के अंदर क्या होता, जो टैक्स लगता है वो सिर्फ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑन दी सप्लाई चेन। जो दाम आप अलग से जोड़ते हैं, जो आप प्रॉफिट उसके अंदर जोड़ लेते हैं, उसके ऊपर ही टैक्स लग रहा होता है। बोले ओके। तीसरा, जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब जहां पे आपका सामान कंज्यूम्ड होगा टैक्स वहीं पे लगेगा। तो हम बोले सर इसका मतलब तो ये भी निकला कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब कि जो इसको कंज्यूम करेगा अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन उसके ऊपर गिरेगा। हम बोले हाँ, जैसे कस्टमर, हम लोग और कोई चीज खरीद के लाते हैं और उसको खुद अपने पर्सनल यूज कर लेते हैं, उसको आगे किसी को बेचना नहीं होता है, तो जीएसटी का जो बोझ है, जो टैक्स का पैसा है, क्या वो मेरे ऊपर पड़ता है? जी हाँ, तब वो मेरे ऊपर पड़ता है, वो मेरे कॉस्ट में जुड़ जाता है कि सर ये तो फाइनली आप ही का है,
आप ही इसको कंज्यूम कीजिएगा, अब तो किसी को बेचना नहीं है, तो ये जीएसटी का बर्डन जो है वो आपके लिए है। तो जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, दैट इज द टैक्स इज रिसीव्ड बाय द स्टेट इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एंड नॉट बाय द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड। इसका मतलब होता है कि जीएसटी उस गवर्नमेंट को मिलती है जिस स्टेट में वो सामान कंज्यूम होगा, उस गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग यहां बहुत सारा स्टेट है, तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा स्टेट का सामान इस स्टेट में आता है, मान लीजिए बंगाल का सामान बिहार में आता है, तो उस केस में जो जीएसटी बनेगा, सवाल उठता है वो कौन लेगा, बंगाल का गवर्नमेंट कि बिहार का गवर्नमेंट। तो उसका जवाब जीएसटी दिया हुआ है कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो जहां पे कंज्यूम होगा, कंज्यूम कहां पे होगा, मेरे सर बंगाल का चीज को हम कहां मंगवाए हैं, बिहार में मंगवाए हैं, तो कंज्यूम वो बिहार में होगा, तो जीएसटी किसको मिलना चाहिए, मेरे सर बिहार गवर्नमेंट को आपको जीएसटी मिल जाएगा। तो जीएसटी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। टैक्स इज रिसीव्ड बाय द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम। जिस स्टेट में कंजम्पशन होगा वहीं पे आपको टैक्स मिलेगा उस गवर्नमेंट को, और ना कि जहां पे वो मैन्युफैक्चर्ड होगा। जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे नहीं। बोले ओके। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी इज सेम अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि सर जीएसटी का रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो हम बोले सर जीएसटी का जो रेट होता है वो पूरे कंट्री में क्या होता है, एक जैसा होता है। ये नहीं बोल सकते हैं कि सर कहीं पे 5 हो रहा है, कहीं पे 6 हो रहा है, कहीं पे 9 हो रहा है, ऐसा नहीं। पूरा देश, पूरा इंडिया में जीएसटी का रेट क्या रहता है, एक जैसा ही रहता है। उसके बाद देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और कास्केडिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम। जैसा हम पहले ही बोले कि टैक्स पे टैक्स ही लगता है। जैसे जो दाम एक्स्ट्रा बढ़ा है, टैक्स सिर्फ उस पर देना है। क्या ये जो 12 रुपए का जीएसटी हम यहां दिए थे, क्या इस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं, जीएसटी आपको सिर्फ जो वैल्यू ऐड हुआ है उस पर देना है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम, कि सर जीएसटी के अंदर कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। और लास्टली यहां लिखे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स हुज इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। जैसा हम बोले भी थे कि सर इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स है जिसका इफेक्ट, जिसका अल्टीमेट बर्डन उनको बियर करना पड़ेगा जो कंज्यूम करेंगे, जो कंज्यूमर होंगे उनको लेना पड़ेगा, हुज अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को अल्टीमेटली यूज कर लेगा उसी के ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ता है, वैसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और हम लोग के देश के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। हो सकता है मेरा इनकम कम हो तो डायरेक्ट टैक्स ना दे, हम इनकम टैक्स ना दे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको देना पड़ता है। कोई भी सामान आप खरीदते हैं आप पाएंगे कि सर 99% चीजों के ऊपर टैक्स लग रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप टैक्स दे रहे हैं। ठीक बात, इस बात को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कॉन्सेप्ट है, एक को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरे को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जीएसटी में इस कॉन्सेप्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ सेम। बोल रहा है क्या, हम बोले सर इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि जो लोकेशन है सप्लायर का, बेचने वाले का लोकेशन, और वो कहां पे बेच रहा है उस गुड्स का लोकेशन अगर सेम स्टेट में हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। बायर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे सर सेलर का लोकेशन और वो उस सामान को किस जगह पे भेज रहा है, अगर दोनों सेम स्टेट में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। हम ये नहीं बोले कि बायर, सेलर का लोकेशन और बायर का लोकेशन सेम प्लेस में हो तो इंट्रा स्टेट, हम ऐसा नहीं बोले। हम क्या बोले, हम बोले सर सप्लायर का लोकेशन और जिस सामान को वो सप्लाई कर रहा है उस जगह का लोकेशन अगर दोनों सेम स्टेट में हो तो वो इंट्रा स्टेट होता है। क्योंकि बायर तो हो सकता है किसी और स्टेट का, हो सकता है वो बोले कि भाई फोन करके कि ये सामान उस स्टेट में पहुंचा दो, तो बायर किसी भी स्टेट का, उससे वो मतलब नहीं है मेरा बेचा हुआ सामान किस स्टेट में जा रहा है। अगर वो स्टेट और सप्लायर का स्टेट दोनों सेम हो, मतलब मेरा सामान और हम दोनों अगर सेम स्टेट में रहेंगे तो इंट्रा स्टेट बोला जाएगा। और अगर सप्लायर का स्टेट और उस सामान का स्टेट दोनों अलग अलग हो जाए, मतलब हम कहां भेज रहे हैं वो सामान,
मान लीजिए हम रहते हैं बिहार में, हम कौन है, हम सेलर हैं, हम सप्लायर, हम सामान सप्लाई करते हैं। हम बिहार के पटना में रहते हैं और हम यहां से भेज रहे हैं मुजफ्फरपुर सामान। तो सर जो सामान गया है वो कहां गया है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर भी बिहार में है। तो जब सेम स्टेट में आपका सामान जाता है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि सर वो क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन हम रहते हैं पटना में और हम सामान, मेरा सामान जो है वो बंगाल गया है, हम बंगाल सामान भेजे हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। हम बायर का बात कभी नहीं किए। हो सकता है कि मेरा बायर दिल्ली से हो, वो हमको फोन किया, बोला अमित सर आप ये सामान मुजफ्फरपुर भेज दीजिए। तो हम बोलेंगे सर ये इंट्रा स्टेट है, क्योंकि बायर का फोन कहां से आया या बायर कहां का रहने वाला उससे मतलब नहीं है, मेरा सामान किस जगह पे जा रहा है। अगर मेरा सामान जहां पे जा रहा है और हम जो सप्लायर हैं दोनों सेम स्टेट के हैं तो वो है इंट्रा स्टेट। और अगर सप्लायर और जहां सामान जा रहा है वो दोनों अलग अलग स्टेट है तो वो है इंटर स्टेट सप्लाई। इसका जरूरत क्यों है, इस बात को लिखे हुए, सेम बात लिखे हुए हम लोग। इस बात को जानने का जरूरत क्यों है, क्योंकि यहीं से निकलता है टाइप ऑफ जीएसटी, कौन सा जीएसटी लगेगा ये यही दोनों डिसाइड करता है कि सेम स्टेट में सामान गया है या सप्लायर का स्टेट अलग है और सामान जिस स्टेट में गया है वो अलग है। मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है या इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है, इसी से टाइप ऑफ जीएसटी निकला। टेक्स्ट में बोला गया कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो तो उस केस में जो जीएसटी लगता है उसका नाम होता है दो ठो, सीजीएसटी, एसजीएसटी। हम क्या बोले, हम बोले सर इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर होता है तो दो तरह का टैक्स लगता है। एक होता है सीजीएसटी जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा है सर एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कई बार यूटी भी आते हैं सर, कई बार जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली क्या यूनियन टेरिटरी है, वो कोई स्टेट नहीं है। तो अगर यूटी में आप रहते हैं तो वहां पर यूटी का लगता है, तब वहां पे लगता है सीजीएसटी और दूसरा लगता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम बोले सर ऐसा कब होता है, हमें सर जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, पहला वाला इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो वहां पे दो तरह का टैक्स लगता है। एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा होता है एसजीएसटी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर जब सेम स्टेट इंट्रा स्टेट में जब सप्लाई होता है तो उस केस में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स में हिस्सा लेती है और जो सेंटर है वो भी आपका टैक्स में हिस्सा लेती है। दोनों को टैक्स में बराबर बराबर का हिस्सा मिलता है। मान लीजिए जीएसटी का रेट है 12% और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सर बराबर बराबर टैक्स बटेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, 6% सीजीएसटी का, 6% एसजीएसटी का। मतलब 6% स्टेट गवर्नमेंट लेगी टैक्स में हिस्सा और 6% सेंटर ले लेगी टैक्स में हिस्सा। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का होना जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा टैक्स लगेगा। तो बड़ा सिंपल है सर, अगर सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लाई दोनों सेम हो तो इंट्रा स्टेट, और अगर सप्लायर और सप्लाई का लोकेशन दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हो तो इंटर स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट लग रहा है तो उस केस में सर दो तरह का जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी या यूटी जीएसटी। तो बोले सर सीजीएसटी का मतलब सेंटर ले रही है पैसा और एसजीएसटी का मतलब स्टेट ले रही है। ऐसा कब हो सकता है, जब आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। सर अगर मान लीजिए हम दूसरा स्टेट में कर रहे हैं सप्लाई तो उसका मतलब हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। उस केस में क्या होगा, उस केस में लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के केस में जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है वो सबका सब किसको मिलता है, सेंटर को मिलता है। उसी बात को हम यहां पे लिखे हुए, आइए पढ़ते हैं। टाइप ऑफ जीएसटी हमें सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। तो यही आपका जीएसटी का टाइप है, उसका फुल फॉर्म भी लिख दिए। फिर इसको नोट में लिख दिए कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। मतलब सप्लायर और जो गुड्स है दोनों सेम स्टेट में ही रहेगा तो उस केस में आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है। लेकिन सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट का हो जाए तो सर उस केस में क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में सर जो
होता है तो सी जीएसटी सेंटर कलेक्ट कर लेता है और एस जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेता है। आई जीएसटी में सारा का सारा टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो होता है वो कलेक्ट करके अपने पास रख रहा होता है। इसी बात को हम लोग यहां लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो जीएसटी का रेट दिया जाता है, हम बोले हां, उस केस में जहां पे सी जीएसटी और एस जीएसटी लगता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी कहां लगता है, जहां पे सर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, सेम स्टेट में ही गुड्स और सप्लायर दोनों है, उस केस में इंट्रा स्टेट में सर जीएसटी का रेट 50% सी जीएसटी को और 50% एस जीएसटी लगता है। बोले बिल्कुल सही, आधा आधा, मान लीजिए रेट है 18%, तो 9% सी जीएसटी का और 9% एस जीएसटी का। किस केस में, जब आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। लेकिन सर मान लीजिए इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो 18 का 18% आई जीएसटी के नाम से लिखा जाएगा, जो किसको मिलता है, सेंटर को मिलता है। जबकि एस जीएसटी किसको मिलता है, स्टेट को। सी जीएसटी किसको मिलता है, सेंटर को। ठीक है मेरा बात। तो इसी बात को हम लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक बाकी है उसको कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनपुट और आउटपुट जीएसटी के बारे में समझेंगे। इनपुट और आउटपुट क्या है, हम बोले सर जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, जो कोई एक्सपेंस करते हैं, उस समय जो टैक्स हमको पे करना पड़ता है, क्योंकि हम खरीदने गए हैं तो जिससे हम खरीद रहे होंगे वो हमको टैक्स चार्ज करेगा, मेरे ऊपर हमको टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई सामान जाते हैं बाजार खरीदने के लिए, तो आप जैसे सामान खरीदते हैं उस पर क्या लगा रहता है, बिल पे। हम बोले सर सामान खरीद रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो हमसे वो जीएसटी काट लेता है पैसा। तो जब हम लोग जीएसटी देते हैं खरीदने के समय या खर्चा करने के समय, उस तरह जो जीएसटी लगता है हम उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एक तरह का एसेट्स है मेरे लिए। सर समझेंगे, हम बोले दोस्त हम बड़ा सिंपल सा बात कर रहे हैं, हम बोल रहे जब भी आप कोई एक्सपेंस करते हैं, सामान खरीदते हैं तो खर्चा हो रहा है, तो बोले सर जब हम लोग कोई एक्सपेंस कर रहे होते हैं उस समय हम जो जीएसटी पे करते हैं वो जीएसटी मेरे लिए किस नाम से लिखा जाता है, इनपुट जीएसटी। क्योंकि खरीद रहे कोई सामान आ रहा है, खर्चा कर रहे हैं, तो सर उस पे जो टैक्स पे करेंगे वो मेरे लिए क्या है, इनपुट जीएसटी के नाम से। इनपुट क्यों है, क्योंकि सर इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर ना निकले, मतलब आप सामान खरीद के लाएं और आप खुद इस्तेमाल ना करके आगे किसी को बेचिएगा, मेनली बिजनेस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो सर उस पे आपको गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो है ये तुम्हारे लिए एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, क्योंकि आगे चल के जब तुम्हारे पास आउटपुट जीएसटी आएगा उससे तुम इसको सेटल करा लेना और अपना टैक्स का पैसा बचा लेना। आउटपुट जीएसटी क्या होता है, हम जब कोई इनकम करते हैं या जब कोई सामान को सेल करके हो पैसा आता है तो उस पे हम क्या करते हैं, हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। आउटपुट में क्या होता है, इनकम और सेल के ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, जबकि इनपुट में सर हम टैक्स पे करते हैं। तो जो आउटपुट के समय टैक्स हम कलेक्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। वो आपके लिए एक लायबिलिटी होता है क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट का है। तो इनपुट और आउटपुट को आप सेटल कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं आपस में। मान लीजिए हम सामान खरीद के लाए, हमको 100 रुपए का टैक्स देना पड़ा, तो वो मेरे लिए क्या बन गया, इनपुट जीएसटी। ये मेरे लिए एसेट्स है क्योंकि इसका बेनिफिट मिलेगा हमको। जैसे ही समय बीतेगा, मान लीजिए उस सामान को हम 200 में बेच दिए और टैक्स का पैसा मेरे पास टैक्स का इनपुट था 100 रुपया का, हम सामान को बेचे और मेरे पास आउटपुट आ गया 200 रुपया का। तो इन दोनों को सेटल करने का रूल है कि आप किस तरह से सेटल कर सकते हैं। तो जो इनपुट है वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, मेरे बैलेंस शीट का एसेट्स है, और जो आउटपुट है वो मेरे बैलेंस शीट का लायबिलिटी है। क्या इन दोनों को सेटअप कर सकते हैं? जी हां, इन दोनों को आप सेटअप करके अपना टैक्स का पैसा कम कर सकते हैं। इनपुट से आउटपुट माइनस कीजिए और आउटपुट का पैसा कम हो जाएगा। सर मान लीजिए इनपुट है 100 रुपया का, आउटपुट है 50 रुपया का, तो ठीक है, इनपुट में से आउटपुट घटा लीजिए, इनपुट बच जाएगा। जो बच जाएगा वो बाद में यूज कर लेंगे। आप समझ रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को सेटल करना है। जिसका अमाउंट अधिक रहेगा वो बच जाएगा, जिसका अमाउंट कम रहेगा वो खत्म हो जाएगा। सेटल का मतलब ये होता है जैसे सेट ऑफ करना है हमको। तो सेट ऑफ करने का एक रूल है, गवर्नमेंट एक रूल दी, वो बोली क्योंकि जीएसटी कई तरह के होते हैं, जैसे हम अभी भी पढ़े भी हैं कि सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का इनपुट होगा उनको आप किस तरह से सेटल कर सकते हैं। सेटल करने का मतलब हम बोले सर
आउटपुट और इनपुट में से कोई एक ही बचेगा। हम बोले हाँ, जैसे सीजीएसटी में इनपुट है, मतलब हम सामान खरीद के लाएं और सेम स्टेट में सामान है तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा, हमको इनपुट देना पड़ा होगा, क्योंकि सर खरीदने के समय जो टैक्स लगता है उसको हम लोग किस नाम से लिखते हैं, इनपुट जीएसटी के नाम से। तो सर मेरे पास सीजीएसटी का इनपुट है और फ्यूचर में मेरे पास आउटपुट भी आएगा, तो इस इनपुट को हम किससे एडजस्ट करा सकते हैं? बोला गया सीजीएसटी का इनपुट सबसे पहला चॉइस होगा सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट करने का। 100 रुपया का इनपुट है, 200 रुपया का आउटपुट है, तो ये 100 रुपया का इनपुट सीजीएसटी का आउटपुट के साथ माइनस कर लेगा। लेकिन सपोज कीजिए सर मेरे पास सीजीएसटी का आउटपुट नहीं है, तो फिर सेकेंड चॉइस होगा आपके पास आईजीएसटी का आउटपुट। सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सर एसजीएसटी का आउटपुट है, एसजीएसटी के साथ हम लिखे हैं यहां पे नहीं, यही दो चॉइस है। सीजीएसटी का इनपुट सबसे पहले किससे एडजस्ट होगा? सीजीएसटी के आउटपुट से। सर अगर सीजीएसटी का आउटपुट नहीं है या कम पड़ गया, मान लीजिए यहां 200 रुपया का इनपुट है, यहां 150 का आउटपुट है, तो सर ये तो अधिक है, तो हम बोले 150 रुपया यहां से कटवा लेंगे, बाकी का 50 रुपया यहां से कटवा लेंगे। सर दोनों ही नहीं है, तो ये इनपुट आपके बैलेंस शीट में एज एन एसेट्स पड़ा रह जाएगा। आप बात समझते हैं मेरा कि सर सेट ऑफ करने का रूल क्या है? सीजीएसटी का इनपुट सबसे पहले सेट ऑफ कराएगा अपने जाति भाई के आउटपुट से, मतलब सीजीएसटी के आउटपुट से। अगर सीजीएसटी का आउटपुट ना हो या फिर कम पड़ जाए तो फिर ये इनपुट किसके पास आ जाएगा? आईजीएसटी के पास। सेम बात है एसजीएसटी के साथ। एसजीएसटी का इनपुट सेम सबसे पहले एडजस्ट करने कहां जाएगा? एसजीएसटी के आउटपुट के साथ। अगर ये ना हो या कम पड़ जाए, हो सकता है ना कि इनपुट का पैसा अधिक हो, आउटपुट का पैसा कम हो, तो जहां तक माइनस होगा वहां तक करा लेंगे, बाकी का पैसा कहां चला जाएगा? आईजीएसटी के आउटपुट से सेटअप होने के लिए। सर अगर ये दोनों ना हो तो फिर आपका इनपुट वैसे का वैसा ही पड़ा रह जाएगा, एसजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं करवा सकते हैं आप। और फाइनली आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले वो किसे सेटअप होगा? आईजीएसटी के आउटपुट के साथ। और अगर ये ना हो या ये कम पड़ जाए तो फिर वो चला जाएगा सीजीएसटी या एसजीएसटी के आउटपुट के साथ अपने आप को एडजस्ट कराने। यहां तो कोई प्रॉब्लम है आपको कि रूल ऑफ सेटअप समझ में नहीं आया? क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको सेटअप करना पड़े तो याद रखना पड़ेगा ना कि, और सिंपल भी तो है कि सर सीजीएसटी को सीजीएसटी के आउटपुट के साथ सेटअप कर सकते हैं, अगर सीजीएसटी का आउटपुट ना हो तो आईजीएसटी से। सेम बात सर एसजीएसटी के इनपुट के लिए है, अगर एसजीएसटी का इनपुट है तो पहला चॉइस रहेगा एसजीएसटी के आउटपुट के साथ, अगर वो ना हो तो आईजीएसटी के आउटपुट के साथ। और सर आईजीएसटी के इनपुट का सेटअप पहले हो सकता है आईजीएसटी के आउटपुट के साथ, अगर वो ना हो तब वो चला जाएगा सीजीएसटी या एसजीएसटी के आउटपुट के पास। यहां तक मेरा बात ठीक? इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर कि सर इनपुट कब लगता है? जब एक्सपेंस होता है या जब सामान खरीदते हैं तब। आउटपुट कब लगता है? जब इनकम होता है या सेल करते हैं तब। इनपुट एक तरह का एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? आप देख ही लिए कि हाँ सर ये सेटअप करा सकता है, मतलब आपका लायबिलिटी घटा सकता है, तो इसमें तो जाहिर सा बात है, तो बेनिफिट देता है फ्यूचर में। तो इनपुट एक तरह का एसेट्स है। और आउटपुट क्या है? क्योंकि सर आउटपुट क्या है? गवर्नमेंट का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स मेरे लिए क्या बन जाता है? वो लायबिलिटी बन जाता है। तो इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट ये था। इस बात को नोट डाउन करेंगे और दिमाग में फिट कर लेंगे कि इनपुट कब लगता है, आउटपुट कब लगता है और उनका सेटअप कैसे होता है। लिखिए, चलिए अब आते हैं जर्नल एंट्री की। सर जीएसटी का जर्नल एंट्री कैसे होगा? हम बहुत सिंपल है, जो जर्नल एंट्री आप सीखे हैं उसी में तो जीएसटी का इनकॉर्पोरेशन करना, उसी में जीएसटी मिलेगा। तो मेरे सर बहुत सिंपल है, जैसा कि अभी हम लोग सीखे कि जब हम लोग कोई एक्सपेंस या परचेज करते हैं तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। हम बोले हाँ। और जब हम लोग कोई सेल करते हैं, इनकम करते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। बोले बिल्कुल। तो जब हम लोग कोई एक्सपेंस करेंगे और इनपुट जीएसटी लगेगा तो सर वो मेरे लिए एसेट्स बनेगा। तो किसी जीएसटी को एसेट्स बनाने के लिए क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो जब भी हम लोग कोई एक्सपेंस या परचेज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? हमने सर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, या फिर उधार में लिए हैं तो जिससे खरीदे हैं क्रेडिटर का नाम लिख देते हैं।
तो हम बोले सर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो जीएसटी से पहले हम जानते ही थे, और अगर उधार में खरीदे होंगे तो एक्सपेंस या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं और इस समय जो जीएसटी लगेगा वो इनपुट होगा और वो एक एसेट्स बनेगा, तो एसेट्स तो आप तभी बना सकते हैं जब वो डेबिट हो, क्योंकि एसेट्स तो डेबिट साइड में होता है, तो इनपुट कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। नाम क्या होगा, हम बोले सर अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो फिर दो जीएसटी लग रहा होगा, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, तो क्योंकि इनपुट बनाना है, ये खर्चा कर रहे हैं, तो सर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा कि सर सप्लायर किसी और स्टेट का और गुड्स किसी और स्टेट में जा रहा है, तो उस केस में सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है जिसका नाम क्या होता है, आईजीएसटी। तो सर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्या जीएसटी का एंट्री को कॉम्प्लेक्स एंट्री, हम बोले नहीं, जहां एक्सपेंस हो रहा होगा, जहां परचेज कर रहे होंगे वहां पे जीएसटी लगेगा, उस जीएसटी का नाम होगा इनपुट। और हम अभी भी सीखे कि सर इनपुट जीएसटी एसेट्स है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं अगर एसेट्स है तो बताइए इनपुट डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, तो आप खुद ही बोलिएगा नहीं सर तो डेबिट होना चाहिए, एसेट्स तभी तो बनेगा। तो हम बोले सर खरीदने का और खर्चा करने का एंट्री तो आप बचपन से क्लास 11 से पढ़ते आए हैं कि सर जब भी खरीदेंगे डेबिट होगा, जब भी एक्सपेंस करेंगे डेबिट होगा, तो जो भी खरीद रहे हैं जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो डेबिट कर दिए। टू क्रेडिट में क्या आएगा, हम बोले सर जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में या तो क्रेडिट में, अगर कैश में खरीदेंगे तो कैश या बैंक लिखते हैं, और अगर क्रेडिट में खरीदे होंगे तो क्रेडिटर का नाम लिख देंगे आप। हम बोले सर जो जीएसटी भरे हैं उसका पैसा, हम बोले सर जीएसटी इनपुट है तो इनपुट डेबिट होना चाहिए खरीदने के समय, डेबिट का नाम। हम बोले सर अगर सीजीएसटी एसजीएसटी हो, क्या क्वेश्चन बताएगा कि सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी में, हाँ आपको बताएगा, और नहीं बताएगा तो वो स्टेट का नाम बताकर पकड़ लीजिए कि हाँ सर ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है। जनरली हम लोग सीए में जो अकाउंट्स का एग्जाम होगा उसमें वो सीधा लिख के बता देगा कि सीजीएसटी लगना है और एसजीएसटी लगना है या फिर आईजीएसटी लगना है। तो ये हुआ हम लोग का एंट्री कि सर ये तो क्लियर है कि इनपुट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एसेट्स है। हमें सर आउटपुट कब लगता था, आउटपुट लगता था सर जीएसटी में जब हम लोग कोई इनकम जनरेट करते थे या सेल करते थे। तो हम बोले बताइए सेल का एंट्री क्या होता है, सर पैसा आएगा टू सेल्स, और अगर उधार में बेचे होंगे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, जिसको बेचे उसका नाम डेबिट कर देंगे और टू सेल्स लिख देंगे। हम बोले हाँ वही देखिए कि ये है कि सर सेल करते या तो पैसा आएगा या फिर उधार में बेचे होंगे तो डेटर का नाम आएगा टू सेल्स। क्योंकि इनकम हुआ है तो इनकम के केस में क्या लगता है, आउटपुट। आउटपुट एसेट्स है कि लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, सर क्रेडिट होता है, क्रेडिट में लिख दिए। अब सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा, ये तो डिपेंड करता है ना कि सर इंट्रा स्टेट सेल है कि इंटर स्टेट है। अगर इंट्रा स्टेट रहा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट रहा तो आईजीएसटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाँ सर जीएसटी का इनपुट आउटपुट का एंट्री तो बहुत सिंपल है। जीएसटी का एंट्री बहुत ही सिंपल है, इनपुट डेबिट करना होता है और आउटपुट क्रेडिट करना होता है। इनपुट डेबिट क्यों होता है, क्योंकि वो एसेट्स है, और कब होता है जब आप एक्सपेंस और इनकम एक्सपेंस और परचेज करते हैं। आउटपुट लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होता है। आउटपुट कब लिखा जाता है, जब आपको इनकम और सेल होता है। ठीक, फिर हम सीखे थे कि सर इसका सेटअप भी तो होता है। बोले हाँ, सेटअप करने का मतलब क्या होता है कि सर आउटपुट और इनपुट ये दोनों आपस में खत्म करेंगे अपने आप को। तो आउटपुट लाइबिलिटी है, इसको अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हम सर सेटअप का एंट्री बहुत सिंपल है, फिर तो जो आउटपुट था वो डेबिट हो जाएगा और जो इनपुट था वो क्रेडिट हो जाएगा। सीजीएसटी आउटपुट का सेटअप किससे होगा, सर सीजीएसटी के इनपुट के साथ। एसजीएसटी का सेटअप किससे होगा, एसजीएसटी के इनपुट के साथ। और सर आईजीएसटी के आउटपुट का सेटअप किससे होगा, आईजीएसटी के आउटपुट के साथ। सवाल उठता है पैसा कौन सा लिखेंगे, हमें सर इनपुट और आउटपुट में जो लोअर अमाउंट रहेगा उसी से लिखेंगे। मान लीजिए मेरा इनपुट है 100 रुपया और आउटपुट है 150 रुपया, तो जब सेटअप करने आएंगे तो जाहिर सा बात है अगर 150 रुपीज का आउटपुट है और 100 रुपीज का इनपुट है, तो जो मैक्सिमम सेटअप हो सकता है वो कितना से हो सकता है, 100 रुपया से। तो लोअर अमाउंट सेटअप कर लेंगे और उसके बाद नोट में लिख दिए, देखिए सेटअप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट विद द लोअर अमाउंट। आप समझ रहे मेरा बात कि मान लीजिए मेरे पास आउटपुट है 150, इनपुट है 100, तो आप कहां तक माइनस करा पाइएगा, 100 रुपीज तक ही करा पाइएगा। तो लोअर जो अमाउंट रहेगा उसी से क्या हो जाएगा, हम लोग का सेट ऑफ हो जाएगा। बोले ओके। फिर देखिए बड़ा सा नोट लिखे, हम क्या लिखे ध्यान समझिएगा। हम लोग सर जैसा आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंस या परचेज क्या होता है, डेबिट होता है।
क्योंकि एक्सपेंस और परचेज डेबिट होता है तो इनपुट भी क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी किसी जगह पे एक्सपेंस या परचेज क्रेडिट हो जाए? हमने सर ऐसा कब होता है? बहुत बार होता है दोस्त। जब आप ड्राइंग करते हैं तो आप लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर ड्राइंग ऑफ गुड्स हो तो आप एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब आप परचेज को उल्टा साइड भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि परचेज डेबिट होता है, क्रेडिट भी कई बार होता है। तो हम बोले सर अगर कभी ऐसा हो कि आपका एक्सपेंस या परचेज डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में आ रहा हो, फ्री में सैंपल में गुड्स बांटते हैं, ड्राइंग होता है, इसके अलावा परचेज रिटर्न भी तो होता है। तो हम बोले सर जब जब आपका एक्सपेंस और परचेज जो बाय नेचर हमेशा डेबिट होता है, अगर वो कभी रिवर्स हो जाए, कभी उल्टा हो जाए, तो एक बात बताइए सीए साहब, जो इनपुट इसके साथ लगा था जब ये क्रेडिट हो जाएगा तो क्या ये इनपुट क्रेडिट नहीं हो जाएगा? हम बोले ऑफ कोर्स। हम बोल रहे सर हम एक एक्सपेंस किए, हम एक खर्चा किए या सामान खरीद के लाए 100 रुपए का, एकदम ध्यान सोचिएगा, बी लॉजिकल। हम एक 100 रुपए का सामान खरीद के लाए, उस पर 12 रुपए का हमको टैक्स भरना पड़ा। हम इस 12 रुपए को देख के चिंतित नहीं है, हम बोल रहे ये तो एसेट्स है पागल, आगे चल करके तो हमको इसका क्रेडिट मिलना ही है, बाद में सेट ऑफ करा लेंगे आउटपुट के साथ। 100 रुपया पे हम कितना टैक्स भरे, 12 रुपया। अगला दिन जाकर के हम 100 रुपया सामान वापस कर दिए। हम बोले यार जरूरत नहीं है, रख लो सामान। तो सीए साहब जो टैक्स इनपुट आप भरे थे, जो आपके लिए एसेट्स बन गया था, जब वो सामान ही नहीं है मेरे पास, हम उस सामान को दे दिए वापस, तो क्या ये एसेट्स रहेगा मेरे पास? सामान रहेगा तभी तो एसेट्स है। अगर इस तरह से हम एसेट्स को जनरेट कर पाए कि हम सामान ले आए, अगले दिन वापस कर दे और मेरे पास एसेट्स खड़ा हो जाए, फिर तो आदमी सिर्फ एसेट बनाते जाएगा, सामान खरीदेगा ही नहीं। वो अपना दोस्त की दुकान में जाएगा, बोलेगा लाओ वो बिल बनाकर दो, सामान खरीदे, तो वो सामान वापस कर देंगे कल और मेरे पास 12 रुपए का टैक्स का इनपुट बन जाएगा। नहीं, हम बोले सर जो सामान है जब वो खत्म हो जाएगा तो उसका इनपुट भी खत्म हो जाएगा। तो जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो परचेज क्रेडिट कर देते हैं। हम बोले सर परचेज खत्म, क्योंकि आप उसको पर्सनल कंज्यूम कर लिए हैं तो आपका एसेट भी खत्म। तो इनपुट कहां आ जाता है फिर, क्रेडिट में। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर किसी एक्सपेंस का एंट्री या परचेज का एंट्री कभी रिवर्स हो जाए तो उस केस में आपका इनपुट भी रिवर्स हो जाएगा। हम आपको केसेस याद नहीं देते, हम तो बस इतना सिखाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में यह बात बैठना चाहिए कि सर क्यों इनपुट क्रेडिट हो रहा है। हम बोल रहे बड़ा सिंपल सा तो बात है, जब वो परचेज जो सामान आप खरीद के लाए हैं, जब वो सामान ही मेरे पास नहीं है तो उस पर बनने वाला इनपुट का एसेट कैसे रहेगा आपके पास? वो भी तो खत्म होगा, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि सर जो हम लोग का रिवर्स एंट्री होता है एक्सपेंस और परचेज का, उस केस में जैसे ही मेरा एक्सपेंस रिवर्स और क्रेडिट में आएगा तो उसमें होने वाला इनपुट भी क्रेडिट में आ जाएगा। क्या सेम कहानी सेल्स के साथ भी होगा? बोले हाँ सर, अगर कोई इनकम फ्यूचर में कैंसिल हो जाता है तो उस पर बनने वाला लायबिलिटी भी कैंसिल होगा। हम बोले सर कोई सेल की, अगर वो रिटर्न आ गया तो हम सेल कहां कर पाए? जब हम सेल ही नहीं कर पाए तो किस बात का लायबिलिटी, किस बात का टैक्स भरना है? तो सर अगर मेरा सेल और इनकम कभी रिवर्स हो जाए तो सिमिलरली जैसे यहां होता है वैसे ही आउटपुट क्रेडिट से कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो सर इसके लिए भी हम इतना बड़ा पैराग्राफ ही लिखेंगे, सेम फॉर सेल एंड इनकम लिख देंगे। नोट इफ सेल और इनकम इज डेबिटेड देन आउटपुट जीएसटी is also debited। सेम बात आप समझ गए कि हाँ सर ऐसा हो सकता है। अगर कोई इनकम या सेल है जिसका एंट्री हम लोग जानते हैं कि सर सेल तो क्रेडिट होता है, अगर वो कभी डेबिट हो जाए, किसी भी कारण से कैंसिल हो गया है, तो उस केस में उस पर होने वाला आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहां तक मेरा बात समझते हैं? तो ये हुआ हम लोग का जीएसटी के ऊपर बेसिक बात, जनरल एंट्री के। इतना बात जानने से हम लोग आराम से अपना एंट्री कर पाएंगे। हम लोग स्टडी मैट में जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। लिखिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 लिखा है
जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। तो मिस्टर रोहित के बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है। नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ईच 9% ईच। तो सर गुड्स खरीदे हैं साहिल से, कितने का गुड्स का दाम है 50,000, और इसमें क्या लग रहा है CGST और SGST 9% ईच, मतलब CGST भी 9% है और SGST भी 9% है। क्योंकि CGST और SGST लग रहा है, इसका मतलब है सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, इसीलिए CGST और SGST लग रहा है। तो सर पहला, क्या खरीदने का एंट्री जानते हैं जी? तो सर परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स खरीदे हैं 50,000, और सर परचेज और एक्सपेंस के समय इनपुट लगता है, इनपुट एसेट्स होता है, वो डेबिट होगा। हम बोले हाँ। तो सर CGST इनपुट डेबिट, और SGST भी डेबिट। कितना लगेगा 9%, तो 50,000 का 9% निकालिए। सर 50,000 का 9% कितना आ जाएगा 4,500। तो सर 4,500, इसमें भी 4,500 किससे लिए हैं? साहिल से, टू साहिल, तो ये हो जाएगा 59,000। बी, गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल। सेकेंड नंबर, आइए पढ़ें। लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सैम फॉर ₹40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST SGST एट द रेट 9% ईच। 20,000 was paid immediately and balance payable after 3 months। क्या बोल रहा है? 40,000 का गुड्स खरीदे हैं जिसमें कितना ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10%। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर ट्रेड डिस्काउंट को कोई एंट्री नहीं होता है, वो सिर्फ अमाउंट को घटा देता है। तो 40,000 में पहले 10% माइनस कर लीजिए, तो 40,000 का 10% 4,000। तो सर 40 में 4 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा 36,000। तो जो गुड्स हम परचेज किए वो एंट्री कितने से स्टार्ट करवाएगा अपने आप से? 36,000 से। उसके बाद क्या लगेगा सर? CGST SGST लगेगा 9% ईच। तो 36,000 का 9% निकालेंगे, दोनों लिख देंगे। बोला है 20,000 तुरंत पे कर देंगे कैश में, और बचा हुआ 3 मंथ के बाद, मतलब 20,000 सर पैसा चला जाएगा, और बाकी का बैलेंस क्या हो जाएगा सर? उधार में जिससे खरीद रहे उसके नाम से लिख दिया जाएगा। तो ये भी सिंपल है। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, क्या 40,000 से एंट्री होगा? नहीं सर, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए पहले। क्या ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री होता है? जी नहीं। उसके बाद सर CGST इनपुट और SGST का इनपुट, क्या ये भी इंट्रा स्टेट है? जी सर। तो 9% किसका लगेगा? 36,000 का। SGST का इनपुट, तो सर निकालिए कितना आएगा? ये शायद आएगा 3240। टू कैश कितना पेमेंट कर देंगे? 20,000, और बाकी जो बचा सर वो 3 मंथ के बाद। तो सर बाकी उधार में है, किससे खरीदे हैं? सैम से, तो टू सैम। तो बैलेंस कीजिए, तो सर ये हो जाएगा 36 और 6 42 480, तो 22,480। बी, गुड्स परचेज फ्रॉम सैम and paid 20,000 in cash। थर्ड नंबर, आइए पढ़ें। लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सच गुड्स वॉज परचेज बाय पेइंग CGST SGST 9% ईच। बोल रहा है गुड्स विड्रॉ किए, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जहां जहां पर
परचेज या एक्सपेंस रिवर्स होगा उसका इनपुट भी रिवर्स होगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर परचेज करने के समय और एक्सपेंस करने के समय इनपुट जीएसटी डेबिट होता है। फिर हम लोग अभी अभी सीखे कि सर अगर कहीं पर आपको परचेज या एक्सपेंस रिवर्स करते हुए दिखेगा तो फिर उसका इनपुट भी रिवर्स हो जाएगा। यहां बोल रहा है पर्सनल यूज के लिए हम लोग गुड्स विड्रॉ किए 20,000 का, तो सर नॉर्मल एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना का ड्रॉइंग है, हमने सर सामान लिखिए पहले, कितने का परचेज हुआ 20,000, तो सर परचेज क्रेडिट हुआ, तो क्या जो इनपुट परचेज के साथ डेबिट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा? जी हां। रीजन भी दिए थे कि सर जब वो परचेज ही कैंसिल हो जाता है तो फिर उसका एसेट्स भी तो कैंसिल करना पड़ेगा आपको। 2 सीजीएसटी इनपुट, 2 एसजीएसटी इनपुट। कितना 9%, तो सर 9% निकालिए, तो 20,000 का 9% 1800, तो ड्रॉइंग कितना जाएगा 23,600 बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। थर्ड नंबर भी हो गया। नेक्स्ट पढ़िए 4th नंबर, पेड रेंट टू गगनदीप, खर्चा कर रहे हैं 30,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, तो सर एक्सपेंस हो रहा है, इस पे जो जीएसटी लगेगा क्या वो इनपुट होगा? जी। तो पहले एंट्री नंबर 4, क्या एंट्री होगा सर, रेंट दे रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट होता है, और सर सीजीएसटी का इनपुट ये भी डेबिट, एसजीएसटी का इनपुट ये भी डेबिट। 2 किस में पे कर रहे हैं सर, कुछ नहीं बोला तो कैश में पे कर रहे हैं, 2 कैश। बताइए कितना अमाउंट है रेंट का, रेंट का अमाउंट है 30,000, 6% लगेगा सर, तो 6% निकालिए 1800 जोड़ के बताइए 33,600। नरेशन बी, रेंट पेड टू, क्या नाम था उसका, गगनदीप, कि सर रेंट का पेमेंट हो गया। 5th नंबर, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10% रिटर्न टू सैम। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। सच गुड्स वेयर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी, तो बोले सर जो सामान खरीदे थे वो वापस कर देंगे, जब वापस करेंगे तो क्या मेरा इनपुट क्रेडिट में आ जाएगा? जी हां। जब खरीदे थे तब आपका इनपुट डेबिट हुआ था, अब वापस करेंगे तो सर वो इनपुट क्रेडिट भी होगा, रिवर्स हो रहा है एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगा, सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का है, हम बोले सर 5,000 का है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट भी तो है, कितने का ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, तो सर ये माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4,500। 2 सीजीएसटी इनपुट, 2 एसजीएसटी का इनपुट, कितना बोला है क्वेश्चन में 9% ईच, तो 9% निकालिए, किसका 9%, 45%, 4,500 का, तो ये हो जाएगा 405 रुपीज। जोड़ के लिखेंगे सैम में, तो 4,500 प्लस 8 5,310 रुपीज। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है कि हां सर ये सीखे ही थे कि जब हम लोग का एक्सपेंस रिवर्स होगा तो उसका इनपुट भी रिवर्स होगा साथ साथ। बी गुड्स रिटर्न टू सैम,
6 नंबर एंट्री, आओ पढ़े। लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर 44,800 इंक्लूडिंग IGST। फिर से खरीद रहे हैं, लेकिन क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। तो सर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर डेबिट, क्या इसका इनपुट आएगा? जी हां सर, पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपेंस कर रहे हैं आप, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, तो सर IGST का इनपुट, ये भी डेबिट। 2 कुछ नहीं बोला है तो सर कैश में खरीद लिए। कितना है? 44,800। 12% निकालिए 44,800 का, तो आइए कैलकुलेटर का हेल्प लें। 44,800 का 12%, ये आएगा 5376। जोड़ लीजिए, तो 44 और 5 49, 50,176 बीइंग फर्नीचर परचेज। सिक्स नंबर हो गया। 7th नंबर बताइए, एक मिनट। 7th नंबर लिखा है परचेज मशीनरी फ्रॉम सिंफनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस CGST SGST 9% ईच, पेड 1 लाख इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। तो सर 1,40,000 का मशीन खरीदे हैं तो फिर आपको इनपुट मिलेगा, खरीद रहे हैं। 7th नंबर क्या खरीदे हैं? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का? 1,40,000 का मशीन। इस पे क्या लगेगा सर? CGST SGST का इनपुट, SGST का भी इनपुट। कितना है रेट सर? 9%। तो 1,40,000 का निकालिए 9%, तो सर 1,40,000 का 9, 12,600। 12,600 लिखा है। तुरंत कितना दे देंगे? बोल रहा है तुरंत 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे। तो या तो कैश या तो बैंक, आपको जो ठीक लगे वो लिखिए, क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है। हालांकि इतना बड़ा जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो जनरली हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं ताकि रिकॉर्ड रखने में आसानी हो। 1 लाख रुपया और बाकी पैसा बाद में देंगे, तो सर वो उसके नाम से लिख लीजिए। क्या नाम था? सिंफनी इंडस्ट्रीज। कितना बचेगा? हमने सर 65,600। नरेशन लिखिएगा, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम सिंफनी लिमिटेड एंड पेड ₹1 लाख। तो ये था हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि काफी सिंपल था। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 9। लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ MS निधि ट्रेडर्स, जुलाई 2022, डेट है 3rd। सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, चार्ज CGST SGST एट द रेट 6%। जो सर सामान बेच रहे हैं ये तो इनकम है, तो सर इसमें आउटपुट लगेगा जो कि क्रेडिट होगा। हम बोले हाँ, क्योंकि वो लायबिलिटी बनेगा, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। फिर लिखा है 4th को, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर ₹28,000 इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच। तो सर बेचे हैं सामान, किसको बेचे हैं? सुरजीत को। उसमें क्या जुड़ा हुआ है? बोल रहा है CGST SGST जुड़ा हुआ है। तो 28,000 में सर CGST और SGST जुड़ा हुआ है, तो हमको अलग करना पड़ेगा। कितने का है? 6%। फिर रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000। जो 5th नंबर है उसमें बोल रहा है सर 28,000 जो बाकी है उसके बदले 25,200 वो आपको दिया और पूरा सेटलमेंट हो गया। 6th, सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर ₹30,000, चार्ज IGST एट द रेट 12%, रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी रिसीव आफ्टर 1 मंथ। बेच रहे हैं किसको? कपिल को 30,000 का गुड्स जिसमें IGST लगेगा 12% का। 12,000 तुरंत मिल जाएगा और बाकी का पैसा 1 मंथ के बाद मिलेगा। मतलब बाकी का पैसा आप उसके नाम से क्रेडिट सेल में बुक कर लीजिएगा। फिर है 10th,
Kapil was allowed rebate of 5,000 as goods supplied to him were defective. बोल रहा है कपिल को 5,000 रुपया का रिबेट दिया गया क्योंकि उसको जो सामान भेजा गया था वो क्या निकल गया? हम बोला सर वो निकल गया आपका डिफेक्टिव. These goods were sold by charging IGST 12%. बोल रहा है ये जो सामान है वो IGST लगा करके दिया गया था. तो हम बोले सर क्योंकि डिफेक्टिव हुआ है तो मेरा जो सामान है जो 5,000 रुपये हम उससे लिए थे हम उसको छोड़ रहे हैं. तो हम बोले सर जब वो सामान कैंसिल कराएंगे क्योंकि उसमें पैसा कम करना पड़ेगा तो जब हम सामान जो दिए थे मान लीजिए सामान जो था वो 30,000 रुपया का था. हम बोल रहे सर वो सामान से 5,000 रुपया कम कर दीजिए. तो जब हम उसको बेचे होंगे 30 में तब तो लायबिलिटी 30 का बना लिए होंगे. लेकिन अब जब हम उसका 5,000 से सामान का दाम कम करेंगे तो हम लेंगे सर जो 30 में सामान बेचे थे एक्चुअल में तो आप 5 कम कर दिए तो आप तो 25 में ही उसको बेचे हैं. हम बोले हाँ. तो सर जब 25 में बेचे हैं तो लायबिलिटी 25 का बनना चाहिए था, आप 30 का बनाए हैं. तो जब हम लोग रिबेट देंगे उसको तो उस समय हम लोग उसी आउटपुट को रिवर्स कर लेंगे कि सर 5,000 से आप दाम कम कर रहे हैं तो आपका लायबिलिटी भी जो है 5,000 के ऊपर कम हो जाएगा. हम बोले बिल्कुल. पॉइंट नंबर 12, सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर रुपीज 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 20%. तो सर 1 लाख में 20% माइनस कर लेंगे तो 80,000 एंड चार्ज IGST 12%. तो सर जो एंट्री होगा सामान का पैसा कितना होगा 80,000 से स्टार्ट क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कोई एंट्री नहीं होता है और उसके बाद उस 80,000 के ऊपर क्या लगेगा IGST 12% का. फिर लिखा है गुड्स ऑफ लीस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत. जो सामान अभी आप मनप्रीत को बेचे थे वो सामान मनप्रीत आपको वापस कर दिया. तो सर 20,000 में पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिएगा. तो क्योंकि सामान इनकम जो है जो बेचे थे वो सेल रिवर्स हो गया वापस आ गया तो सर आउटपुट भी रिवर्स होगा इसके ऊपर. और 17 रिसीव कमीशन ऑफ 15,000. कमीशन आपको मिला तो सर ये इनकम है. इस पे CGST SGST लगेगा 6% का. तो सर आउटपुट होगा इसके ऊपर. बस इतना ही क्वेश्चन है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला डेट है 3 जुलाई. क्या एंट्री होगा? हमने सर गुड्स बेचे हैं 6% पे तो हमें सर पैसा आएगा कैश या बैंक जो आपको ठीक लगे आप लिखिए. टू सेल्स. गुड्स का दाम पता है जो बेचे हैं वो कितने का है 50,000. टू क्या लगा है CGST SGST. तो CGST आउटपुट 2 SGST का आउटपुट. रेट है सर 6% तो 50,000 पे निकालिए 6%. तो सर ये तो आएगा 3,000 तो ये भी आएगा 3,000 तो ये आया होगा 56,000. बीइंग गुड्स सोल्ड. बीइंग गुड्स सोल्ड. नेक्स्ट 4th लिखा है गुड्स सोल्ड टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग CGST SGST 12% ईच. बोल रहा है गुड्स बेचे हैं सुरजीत को 28,000 का जिसमें GST का पैसा जुड़ा हुआ है 6%. हमने सर गुड्स बेचे हैं किसको बेचे हैं सुरजीत को. सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST आउटपुट टू SGST आउटपुट. हमने सर सुरजीत को जो सामान बेचे हैं उसमें GST का पैसा जुड़ा हुआ है मतलब टोटल मालूम है 28,000. अगर हम सेल्स का पैसा निकाल ले तो CGST SGST निकल जाएगा. बोले बिल्कुल. तो सर जो सुरजीत है वो किसके बराबर है सेल्स प्लस CGST प्लस SGST. यही है ना. हमने सर ये है 28,000. सेल्स को मान लेते हैं X और CGST SGST किस पे लगता है सेल्स के ऊपर. तो सर 6% ऑफ X. सर SGST भी सेल्स के ऊपर तो 6% ऑफ X. तो 28,000 इज इक्वल टू X प्लस 0.06X प्लस 0.06X.
तो सर 28,000 इज इक्वल टू, इन सबको जोड़िए तो हो जाएगा सर 1.12x, तो x का वैल्यू, तो आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले। 28,000 डिवाइडेड बाय 1.12, सर ये आएगा 25,000। तो सर x का मतलब क्या था, सेल्स 6%, तो सर 6%, अब निकाल सकते हैं हम लोग 25,000 का 6%, 1500। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरजीत, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरजीत। नेक्स्ट अगला पढ़िए, फिर डेट है 5 तारीख को, रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000। सर 5th नंबर, पैसा मिला सुरजीत से, तो कैश या बैंक जो आपको लगे ठीक वो लिखिए। कितना पैसा मिला, 25,200। बाकी का आप उसको क्या दे दिए, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट हो गया, 28,000 के बदले 25,200, तो सर 2800 का डिस्काउंट दिए टू सुरजीत। सुरजीत का अकाउंट सेटल हो गया। बी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुरजीत एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट 6 तारीख को, गुड सोल्ड टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज IGST एट द रेट 12%, रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी रिसीव आफ्टर 1 मंथ। 6 जुलाई को हम बोले सर सामान बेचे, किसको बेचे, कपिल को, उसमें से कुछ पैसा वो दे दिया। कितना पैसा वो दे दिया, 12,000। तो एंट्री क्या होगा, पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, 12,000 तो मिल गया। बाकी का बोला बाद में देंगे, तो सर बाकी के लिए उसको आप कपिल को डेबिट कर दीजिए, वो निकालेंगे बैलेंसिंग से। 2 सेल्स, 2 क्या लगेगा, मतलब सर IGST लगाने बोला है, तो IGST का आउटपुट, IGST आउटपुट कितने का सामान था, सर सामान तो 30,000 का, तो सेल्स में कितना लिखेंगे, 30,000। अब सर 12% निकाल लीजिए IGST पे, तो 30,000 का 12% 3,600। तो बताइए कितना आएगा, तो सर क्रेडिट में है 33,600 और डेबिट में है 12,000, तो 33 में 12 घटा दीजिए तो 21,600 कपिल में आएगा। नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड टू कपिल। उसके बाद ये हो गया सर 6th। अब आएंगे 10th में, तो पहले यहां तक लिखिए, इधर रब करना पड़ेगा। चलिए इसको रब किया जाए, ये हो गया होगा। अब नेक्स्ट है सर, डेट दिया हुआ है नेक्स्ट 10th, तो जुलाई 10th 2022 10 तारीख को पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है कपिल वॉज अलाउड ए रिबेट ऑफ 5,000, कपिल को क्या दिया गया है, रिबेट दिया गया है 5,000 का, एज गुड सप्लायर्स टू हिम वेयर डिफेक्टिव, दीज गुड्स वेयर सोल्ड बाय चार्जिंग IGST 12%। बोल रहा है जो अभी अभी कपिल को सामान बेचे हैं 30,000 का, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, तो हम कपिल को बोले चलो कपिल तुम्हारा गुड्स डिफेक्टिव था तो हम तुमको 5,000 रुपया कम कर देते हैं। सीए साहब ध्यान दीजिएगा, जिस सामान को हम 30,000 में बेचे हैं, अगर हम उसमें 5,000 रुपया कम कर देंगे तो कायदे से 25,000 सामान बेचे हैं। बोले हाँ, तो अगर हम 25 में बेचे हैं तो मेरा जो आउटपुट बनना चाहिए था वो 30 पे बनना नहीं चाहिए था, वो किस पे बनना चाहिए था, 25 के ऊपर। आप मेरे बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सर 30,000 में कोई सामान बेचे, अब हम उस पर 5,000 कम कर दे रहे हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव सामान कुछ खराबी आ गया। तो अगर हम 5,000 कम कर देंगे तो इफेक्टिवली हम उस सामान को 25 में ही बेचे हैं। फिर तो हम बोले हाँ सर 25 में ही बेचे हैं। अगर हम उसको 25 में बेचे हैं तो मेरा जो लायबिलिटी बनना चाहिए था IGST का, वो 25 के ऊपर निकलना चाहिए था, लेकिन हम किस पे निकाल दिए हैं, हम तो 30 पे निकाल दिए हैं।
तो सर अब हम उसको रिवर्स करेंगे, तो जब हम रिबेट देंगे तो हम बोलेंगे सर रिबेट आपके लिए लॉस है। हम बोले क्या करें, डिफेक्टिव सामान है, कितने का, 5,000। इससे मेरा क्या हुआ, इससे मेरा जो कीमत था वो बदल गया, अब 25 ही लेना है हमको उससे। तो हम बोले सर IGST का आउटपुट भी डेबिट होगा। कितना, 12%। तो सर 5,000 का 12% कितना आएगा, 600। ये जो रिबेट दिए हैं इससे सर मेरा डेटर घट जाएगा कपिल, तो 2 कपिल 5,600। तो कपिल से जहां पर 21,600 बाकी था, अब उससे 5,600 कम लेंगे, तो सर अब उससे सिर्फ 16,000 ही लेना बाकी रहेगा। बी 12% ऑफ 5,000, 5K। बी रिबेट allowed to कपिल। अगला डेट पढ़िए, 12 तारीख लिखा है सोल्ड। अच्छा सर ऐसा भी कर सकते थे कि रिबेट के जगह हम सेल्स लिख देते। हम बोले हाँ आप चाहते तो रिबेट के जगह आप सेल्स भी लिख सकते थे, क्या वो गलत होता? नहीं, हम अपना सेल्स को कम करते, जो सेल्स 30 था उसको हम यहां पे सर रिबेट ना लिख करके अगर हम सेल्स लिखते तो वो भी सही था। हम बोले बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि सर हमको अपना सेल्स कम करना पड़ेगा। हम एक तरह से इसको सेल्स रिटर्न भी बोल सकते थे कि सर जो 30 है उसमें 5 कम करना, तो सेल्स को कम कर लीजिए। हम बोले वैसा भी कर सकते थे आप। चलिए अगला आगे बढ़िए, 12 तारीख को मनप्रीत को सामान बेचे हैं 1 लाख का, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट है 20। तो हम लोग जानते हैं कि सर ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, तो सर 1 लाख में 20% निकालेंगे तो 20,000। तो 1 लाख रुपया में 20,000 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 80,000 रुपीज। तो एंट्री कहां से स्टार्ट होगा, 80,000 से। बोल रहा है इस पे IGST लगेगा 20%। वैसे सिंपल सा सेल्स का एंट्री है 12 तारीख को। किसको बेचे हैं, मनप्रीत। मनप्रीत अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स कितने का, सेल्स होगा 80,000 कि 1 लाख का सामान है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 20%, और फिर क्या लगेगा IGST, उसका आउटपुट जो है 12%। 12% किसका लगेगा, मेरे सर 80,000 का 12%, तो 12 के 96, 9,600। तो मनप्रीत से कितना पैसा लेना है, 89,600। बीइंग गुड सोल्ड टू मनप्रीत। उसके बाद नेक्स्ट 13 जुलाई को गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। मनप्रीत को जो सामान अभी हम बेचे थे उसमें से 20,000 का सामान वो वापस कर दिया। तो सर 13 को वापस किया तो सेल्स वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या मेरा सेल्स वापस आया है तो क्या उसका आउटपुट भी रिवर्स होगा, जी हां सर वो भी रिवर्स होगा। तो IGST आउटपुट वो भी रिवर्स होगा। कौन दिया है, मनप्रीत। तो सर सामान कितने का वापस आया है, 20,000। लेकिन 20,000 में तो सर पहले क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जब हम उसको बेचे थे तो हमको डिस्काउंट दिए थे 20% का ट्रेड डिस्काउंट। लीस्ट प्राइस का मतलब कि वो दाम जो लिस्ट पे लिखा हुआ था, लेकिन हम तो उसको डिस्काउंट दिए थे, तो लिस्टिंग प्राइस से 20 अभी माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16,000। इस 16,000 पे क्या लगेगा, हम बोले सर IGST कैंसिल करेंगे, तो 16,000 का निकालिए, 16,000 का 12%, 1920। तो सर मनप्रीत से कितना घट जाएगा, 17,920। बी गुड्स रिटर्न बाय मनप्रीत। नेक्स्ट 13th के बाद 17 रिसीव्ड कमीशन 15,000। कमीशन मिला तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कमीशन, कमीशन इनकम है, तो सर उसके ऊपर जो GST लगेगा उस पर आउटपुट चार्ज होगा। हम बोले बिल्कुल।
तो आप लिख सकते हैं कैश ऑब्लिक या तो आपको बैंक डेबिट। कितना मिला है कमीशन? हम बोले सर 2 कमीशन, कमीशन तो है 15,000 कि सर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2। IGST है कि CGST है? पढ़िए सर CGST SGST है 6%, तो CGST आउटपुट SGST आउटपुट। कितने का कमीशन है? कमीशन है सर 15,000 का, तो सर उस पर 6% बताइए, तो ये आएगा 900, ये भी आएगा 900। टोटल कीजिए 16,800 बी। कमीशन रिसीव। तो सर ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 19 का सॉल्यूशन। लिखिए सॉरी इसका डेट है 17 जुलाई। चलिए नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन तरफ बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए जर्नल अज्यूमिंग CGST एंड SGST 6% ईच। तो आपको जर्नल एंट्री करने बोला है और ये मानने बोला है कि सारे केसेस में CGST और SGST कितना लगेगा 6%। नंबर 1 गुड सोल्ड टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर 50,000 का पहले 20% माइनस कर लीजिएगा, तो 50,000 का 20% माइनस करेंगे तो 10,000 माइनस करने के बाद कितना बचेगा 40,000। तो जो एंट्री स्टार्ट होगा वो कितने से स्टार्ट होगा 40,000 से। तो एंट्री क्या बनेगा मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST आउटपुट टू SGST आउटपुट। कितना लगाना है 6%। ये 6% किस पे लगेगा सर 40,000 के ऊपर लगेगा। नंबर 2 गुड सोल्ड टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर 1 लाख में 20% माइनस कर लीजिए, तो 1 लाख का पहले 20% निकालिए तो 20,000 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 80,000। तो मेरा सर एंट्री स्टार्ट होगा 80,000 से। एंड 5% कैश डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट है, तो सर 80,000 जो निकला है उसका 5% 4,000 क्या आएगा डिस्काउंट भी आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा ना सर, क्योंकि पैसा हम उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं इसका मतलब पैसा हमको मिल गया है, तो सर एंट्री हुआ कैश या बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट में 4,000 टू सेल्स। सेल्स में क्या जाता है गुड्स का वैल्यू 80,000 है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट टू CGST आउटपुट टू SGST आउटपुट। सर जो आउटपुट जो लगेगा CGST और SGST 6% वो किस पे लगेगा जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू 80,000 है, तो 80,000 का 6% निकाल लीजिए तो 4800। तो CGST SGST आउटपुट के अंदर 4800। बैंक में कितना जाएगा हमने सर बैंक में बैलेंसिंग फिगर जाएगा, क्योंकि जब एंट्री कीजिएगा तो सेल्स डिस्काउंट और आउटपुट के बारे में तो अमाउंट मिल जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा बैलेंसिंग फिगर बैंक में। और थर्ड नंबर सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर 1,50,000 का 20% कितना आएगा 30,000 रुपीज, तो माइनस कर लीजिए, तो सर सेल का वैल्यू आएगा 1,20,000। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव। बोल रहा है जो पैसा बाकी है उसमें से 60% मिल जाएगा, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक। बोल रहा है जो 60% मिला है उसमें से 3/4 चेक से मिला है, तो बाकी का 1/4 किससे मिला होगा कैश में मिला होगा। बस इतना ही 3 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं, जब बनाएंगे तो और डिस्कस करेंगे। चलिए डेट वेट तो कुछ है नहीं इसमें, तो डेट मिटा देते हैं। पहला बेचे हैं मुकेश को, तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST आउटपुट टू SGST आउटपुट। तो सर गुड्स है कितने का 50,000 का,
क्या इसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे? जी सर, जो है 20%। तो सर ये तो आ जाएगा 40,000। जीएसटी कितना लगना है? हम बोले सर गुड्स का जो कीमत है 40,000, उसका 6%, तो ये आएगा 2400। तो 44,800 मुकेश से लेना है। बी, गुड्स सोल्ड टू मुकेश। सेकेंड नंबर पढ़िए, लिखा है गुड्स सोल्ड टू मुकेश, लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर गुड्स का दाम हो गया 80,000, 1 लाख का 20% निकालेंगे 20,000 आएगा, तो 1 लाख में 20,000 माइनस करेंगे तो गुड्स का दाम कितना हो गया 80। तो सर आपका सेल वैल्यू है 80,000। फिर बोल रहा है 5% का कैश डिस्काउंट भी देंगे। कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब सर आपको पैसा कैश में मिल रहा हो, तो ये सामान उधार में नहीं बिका है तो पैसा आएगा। तो बोले सर कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं। डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट विद डेबिट। टू सेल्स, टू सीजीएसटी आउटपुट, टू एसजीएसटी का आउटपुट। तो सर सेल्स में कितना आएगा? गुड्स तो 80,000 का है, ये कैसे निकाल ले हम लोग? सिंपल है, ये तो सीखे ही हम लोग। 20% का ट्रेड डिस्काउंट। अब 6% जो टैक्स लगेगा वो गुड्स पे लगेगा, तो 4800, ये भी 4800। डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? सर जो पूरा पैसा है उस पे निकालते हैं या सिर्फ सेल्स पे निकालते हैं? दिमाग में बस जान लीजिए, सरकार कभी आपको डिस्काउंट नहीं देती है। ये टैक्स का पैसा कौन लेगा? गवर्नमेंट। तो क्या जो 5% का डिस्काउंट है गवर्नमेंट इसके ऊपर डिस्काउंट देगा ना? डिस्काउंट जो है वो आपको 80 पे मिलने वाले हैं। तो सर डिस्काउंट जो मिलेगा वो तो 80 पे मिलेगा। आप सरकार का 4800 पे डिस्काउंट मत निकाल लीजिएगा। ये नहीं बोल सकते कि सर पूरा क्रेडिट जो है उस पर डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा टैक्स छोड़ के होता है, सरकार कोई डिस्काउंट नहीं देगी, दुकानदार अपना पॉकेट से डिस्काउंट देगा आपको। तो सर 80,000 में से 4, क्योंकि ये पैसा तो गवर्नमेंट के खाता में जाएगा, तो सर 4,000 रुपीज डिस्काउंट जो मिलेगा वो इस पे मिलेगा। अब बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा? मतलब सर इसको जोड़ के ये माइनस कर लीजिए, तो 89,600 में माइनस कीजिए 4, तो 85,600 कैश में या बैंक में जाएगा। बी, गुड्स सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। दूसरा भी हो गया। तीसरा पढ़िए क्या लिखा है? लिखा है सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर 1,50,000 पहले क्या माइनस कर लेंगे? 20%। तो आएगा सर 1,50,000 माइनस 20%, तो सर 1,20,000 रुपीज, क्योंकि 1,50,000 का 20% आता है 30,000। तो माइनस करने के बाद जो सेल का वैल्यू आएगा वो आएगा 1,20,000। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाई चेक। हम बोले ओके, समझते हैं। हम बोले सर सामान बेच रहे हैं मुकेश को, जिसमें से वो कुछ पैसा कैश में देगा, कुछ पैसा वो बैंक से देगा, मतलब चेक से देगा। ये दोनों मिला के कैश और बैंक मिला के 60% है, मतलब 40% उधार चलेगा। तो मैं सर जो पैसा कैश में आएगा उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट। कैलकुलेशन बाद में सोचेंगे, पहले आप लिख लीजिए एंट्री। आप एंट्री समझिए कि सर कैश में आएगा, क्वेश्चन में बोला है सामान बेचे हैं, 60% वो तुरंत दे देगा, बाकी का बाद में देगा। तो 60% जो देगा उसमें दो तरीका है, कुछ पैसा कैश में और 3/4 चेक में। 40% जो अभी नहीं देगा उसके लिए उसका नाम लिखेंगे, और अगर कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा चेक से देगा उसके लिए बैंक अकाउंट भी डेबिट। ये दोनों मिलाए कितना है? ये दोनों मिला के 60% है। जो 40% नहीं देगा सर उसके लिए मुकेश अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, सेल्स में तो पता ही है सर 1,50,000 में 20% माइनस कीजिए तो 1,20,000। टू सीजीएसटी,
आउटपुट टू SGST आउटपुट। ये कितना है? हम बोले सर 1,20,000 का 6% 7,200। तो आप देखेंगे सर ये टोटल जोड़ के आ रहा है। अगर आप इसका टोटल लगाइएगा तो ये आएगा सर 1,34,400। ठीक, हम बोले सर इसका 3 हिस्सा कर दीजिए। हम बोले पहले 2 हिस्सा कीजिए, एक है कैश और बैंक। ये कितना होगा सर? 60%। तो 1,34,400 का 60% और बाकी उधार है वो बाद में देगा वो, तो वो मुकेश के नाम से जाएगा कितना? 40% ऑफ 1,34,400। तो निकालिए। तो सर 1,34,400 का 60% ये आएगा 80,640 और 40% कितना आएगा ये देखिए, ये आएगा सर मुकेश में 53,760। तो मुकेश का पैसा तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हुआ बोले सर? इसमें भी 2 हिस्सा हो जाएगा, एक कैश और एक बैंक। क्या बोला है कि जो 60% है उसमें चेक से मिलेगा 3/4। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर 3/4 ऑफ 80,640, इसका 3/4 निकाल लीजिए। 80,640 का 3/4 सर ये आएगा सॉल्व करके 60,480। तो बैंक का पैसा भी निकल गया 60,480। बाकी पैसा किसका होगा? कैश का। तो बोल सकते हैं सर, आप इसको बोल सकते हैं अगर ये 3/4 है तो ये कितना होगा? 1/4। और अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा तो आप बैलेंसिंग फिगर से कैश लिख दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही चाहिए। क्वेश्चन बोला है कि जो कीमत है, जैसे हम बोले सर सेल है 1,20,000, आउटपुट है इतना, तो सब मिला के कितना हो गया? 1,34,400। 60% बोल रहा है कि हम पे कर देंगे, कुछ कैश में कुछ बैंक में, तो 60% निकाल लिए। 40% अभी नहीं पे करेगा तो 40% मुकेश के खाता में चला गया। बोले हाँ ये ठीक है। जो 60% आया वो कितना आया? 80,640। इसमें बोला है 3/4, इसका 3/4 चेक से पेमेंट करेंगे, जो चेक से करेगा वो बैंक में चला जाएगा। तो 3/4 निकाल लिए, लिख दिए। हम बोले सर 3/4 मतलब कितना? 75%। तो बाकी का 25% क्या होगा? बोले कैश में होगा, इसका कैश में निकाल लीजिए। कितना आएगा सर? ये अप्रॉक्स 20,000 समथिंग आएगा, 20,160। बस ये एंट्री था। बिल गुड्स सोल्ड टू मुकेश 60% रिसीव। तो ये हुआ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो जीएसटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे हम लोग के पास। और एग्जाम में भी जो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एंट्री के आते हैं तो बहुत सिंपल होते हैं, जो हम लोग किए हैं उससे आराम से वो बन जाते हैं। दूसरी बात हम लोग ये भी सीखे हैं कि सर जीएसटी जो है वो इनपुट होता है तो एसेट्स होता है और आउटपुट होता है तो लायबिलिटी होता है। तो अगर कभी मान लीजिए किसी जगह फाइनल अकाउंट में या किसी भी जगह पे आ जाए तो याद रखिएगा इनपुट एसेट्स है और आउटपुट क्या है? लायबिलिटी है। लेकिन उनका सेटअप होता है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर इनपुट आउटपुट दोनों दिया रहे तो बैलेंस शीट में दोनों अलग अलग ना आकर के पहले इनका सेटअप कर लेंगे और सेटअप करने के बाद जो बचेगा वही लिखा जाएगा। हो सकता है दोनों बच जाए और हो सकता है दोनों में से कोई एक ही बचे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग को फाइनल अकाउंट में मिलेगा तो हम लोग उसको भी सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको वो भी प्रैक्टिस हो जाए। इस बात को नोट डाउन कीजिए। हम लोग का जीएसटी से रिलेटेड बात खत्म हुआ।